दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि 45 महिलाओं की 48 दिनों की मजदूरी आपकी दे रखी है 15,525 रुपये। आगे दे रखा है कितने पुरुष 16 दिनों तक कार्य करें ताकि उनकी सम्मिलित मजदूरी 5,750 रुपये हो, जबकि पुरुष की दैनिक मजदूरी महिला की तुलना में दुगनी है। तो दोस्तों इसमें हमको व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि व्यक्तियों की संख्या बराबर आपको हो जाएगी सम्मिलित मजदूरी और बटे में आपका एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी गुणा आपका दिनों की संख्या। ये आपको फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखिए सम्मिलित मजदूरी कितने रखी है आपकी, ये दे रखी है 5,750 रुपये, ठीक है। और बात किया दिनों की संख्या, तो ये आपके 16 दिन दे रखे हैं। और आपको एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए आपकी महिलाओं की मजदूरी रखी है तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। देखिए ऐसे, पहले देखिए आपके 45 महिला जो आपकी, ये आपके 48 दिन में की मजदूरी कितनी इनकी 15,525, ठीक है। एक सेकंड, यानी 45 महिलाओं की आपकी 48 दिन की मजदूरी आपकी 15,525 रुपये, ठीक है। यहां से हम निकालेंगे 45 महिलाओं की एक दिन की मजदूरी। दोस्तों एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, ठीक है, आपको शॉर्ट चलना है। आपका ये हो जाएगा 15,525 बटे आपका 48, ठीक है। अगर निकालेंगे हम एक महिला की तो 45 एक आ जाएगा, यहाँ पे आपकी 45 की इधर आपकी मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आपका 45 का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नहीं होगा, ये नीचे आ जाएगा साइड में जाके आपका। तो इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे कि 15,525 बटे 48 गुणा 45। तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 115 बटे 16 रुपये, ठीक है। यानी कि एक महिला की आपकी एक दिन की मजदूरी कितनी आएगी आपकी 115 बटे 16 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों आपको दे रखा है कि जो एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी कितनी है आपकी, एक मेल की दैनिक मजदूरी आपकी महिला की तुलना में दुगनी है। यानी कि एक मेल या व्यक्ति की दैनिक मजदूरी बराबर आपकी है 2 गुणा महिला की दैनिक मजदूरी, तो यानी 2 गुणा 115 बटे 16 कर देंगे। तो दूसरे काटेंगे 16 को 8 बार, तो ये आपका आ गया 115 बटे 8। अब दोस्तों इस मान को हमारा इसमें रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सम्मिलित मजदूरी कितनी थी आपकी 5,750 रुपये, ठीक है। और बटे करेंगे आपका कि एक व्यक्ति दैनिक मजदूरी कितनी आई है 115 बटे 8 और गुणा आपका दिनों की संख्या कितनी है आपकी 16। तो देखिए दोस्तों 8 से काटिए 16 को 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 से काटिए 5750 को कितने बढ़ जाएगा आपका 2 बार गया, ठीक है। 17 8 दूनी 16 15 7 दूनी 14 1 10, ठीक है। यानी गया 28 75 बार। अब कर देंगे हम 28 75 बटे आपका 115। तो 115 से काटेंगे इसको तो दोस्तों ये आपका आएगा 25 व्यक्ति, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 व्यक्ति आपका आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 25 बढ़ जाएगा आपका, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 10 दिन तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी जो आपका कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। यदि शेष कार्य को ए ने 5 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको निकालेंगे दोस्तों हम एलसीएम मेथड से। यानी कि एक काम करता है किसी को 10 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम करता है आपका 15 दिन में। तो यहां से हम टोटल वर्क निकालेंगे। और दोस्तों टोटल वर्क क्या होता है आपका, इन दोनों जो एलसीएम होता है आपका वही आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन आपको टाइम वर्क के इसी से आपके सॉल्व होंगे। तो 10 15 का आपका एलसीएम कितना होता है आपको पता ही होगा, ये आपका एलसीएम होगा 30, ठीक है। जो आपका एलसीएम आएगा वो इन दोनों संख्याओं से आपका वो दोनों संख्या से काट देंगे, ठीक है। तो देखिए आप कितना आएगा आपका, यहां से निकाल लेंगे हम एक दिन की का वर्क, ठीक है।
तो 30/10 करेंगे आपका, तो आपका आ गया 3 यूनिट पर डे, यानी कि एक जो काम करता है वो 3 यूनिट पर डे काम करता है। और बिग निकालेंगे आपका तो हो जाएगा 30/15, यानी कि 2 यूनिट पर डे। यानी कि ए जो आपका एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में आपका 2 काम करता है। ये आपका निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों, कह रखा आपका उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी जो आपका कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, यदि शेष कार्य को ए ने 5 दिन में पूरा किया हो, यानी बचा हुआ काम था उसको ए ने किया 5 दिन तक, तो आपका ए के 5 दिन कार्य निकाल लेंगे। तो ए के 5 दिन का कार्य आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आखिरी के 5 दिन थे वो काम आपका ए ने किया केवल, तो एक ए दिन में कितना काम करता है, ए जो एक दिन में 3 करता है, और 5 दिन में कितना करेगा आपका 3 × 5, यानी कि 15 यूनिट उसने काम अकेले किया होगा। ठीक है, तो यहां से अब जो शेष कार्य बचा कितना बचा आपका, टोटल काम कितना था आपका 30 था, और 30 में जो आपका काम ए ने अकेले किया था उसको माइनस कर देंगे, तो यानी कि आपका टोटल काम बचा 15 यूनिट। ठीक है, अब दोस्तों ये 15 यूनिट जो काम बचा ये आपका ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो ए और बी दोनों में कितना काम करते हैं, ए करता 3 यूनिट, बी करता 2 यूनिट, तो टोटल कितना होगा आपका, ऊपर आपका 15 यूनिट हो जाएगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा 3 2 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 से काटेंगे 15 3, तो यानी कि आपका ए और बी ने मिलकर 3 दिन काम किया होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या कह सकते हो आपको ए ने भी आपका 3 दिन काम किया होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद चला गया एक बाकी काम जो आपका ए ने 5 दिन तक काम किया। ठीक है, बी ने 3 दिन तक काम किया आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 दे रखा है आपका, ठीक है, बी अनुपात सी दे रखा है 2:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे आपका। तो देखिए दोस्तों, एक इसका एक आपको ट्रिक याद रखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको उसी सॉल्व हो जाएंगे जितने भी आपके अनुपात वाले हैं। यहाँ पे लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, जितने आपके अनुपात दे रखे हों। अगर डी होता तो आगे आपका डी भी लिख लेते। चलिए पहले अनुपात पर कितना आपका ए अनुपात बी है, तो इसी नीचे लिख देंगे, ए के नीचे 3 और बी के नीचे लिख देंगे आपका 4। अगला देखिए अनुपात कितना आपका बी अनुपात सी, तो बी के नीचे लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आपका 2, इधर लिखेंगे सी के नीचे आपका 5। ठीक है, इसको नीचे लिखेंगे, इसके बराबर नहीं लिखेंगे। तो ये दोस्तों इतना हमारा हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमको ये नहीं पता है ये क्या है, और ना हमको ये पता क्या है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, आपका जो वैल्यू आपको बी के सामने दे रखी 4 दे रखी है, ठीक है, उसके दाहिनी तरफ जो अगर कोई संख्या नहीं है आपकी, तो वहां पे भी आपका 4 लगा देंगे, यही संख्या लगा देंगे जो बीच वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 आ जाएगा। इधर क्या आएगा आपका, देखिए 2 के बाईं तरफ कुछ भी नहीं है आपका, तो यहाँ पे आपका 2 लिख देंगे, ये आपको करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना दोस्तों इसके बाद, ठीक है, चाहो तो आप यहीं से काट सकते हो, ये 2 से 2 काट दो। ठीक है, इधर आपको 2 कट गया, चाहो तो आप कर सकते हो, इनकी कर दो मल्टीप्लाई आपस में सबकी, तो 3 दूनी 6 हो गया आपका, अनुपात आपका 4 दूनी 8 हो गया, अनुपात आपका 5 चौक 20 हो गया। अब 2 से भाग देंगे पूरे में, तो 3:4 अनुपात आपका 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके देखिए, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 3:4:10। इसे 2 से काटा तीनों को, या आप यहाँ से काट सकते थे इसको 2 बार, इसको काट दे यहाँ से आपको 2 से 2 बार, तो कितना होता 3 हो जाता आपका, 2 दूनी 4 हो जाता, 5 दूनी 10 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि ए और बी 1 साल के लिए साझेदारी करते हैं। ए 3,000 रुपये निवेश करता है एवं बी आपका 4,000 रुपये निवेश करता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी भी 4500 रुपये के साथ शामिल हो जाता है। यदि बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले ले, तो साल के अंत में प्राप्त 1,000 रुपये मुनाफे को वे आपस में किस तरह बांटेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम तीनों का रेशियो निकाल लेना, आपका ए का, बी का और आपका सी का। क्या दे रखा है, ए जो आपका 3,000 रुपये निवेश करता है, ठीक है, एवं बी 4,000 रुपये निवेश करता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी भी 50 रुपये के साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो ए जो आपका 3,000 रुपये आपका 12 महीने की निवेश कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ये तो आपका अनुपात ए का हो गया। आप बी का देखते हैं कि बी आपका 4,000 रुपये निवेश करता है। ठीक है, आगे रखा जो बी जो अपने 6 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले जाता है, यानी कि इसने जो अपने 4,000 रुपये निवेश किए, ये इसने 12 माइनस 6 करके तो 6 महीने के लिए निवेश किए, तो 4,000 गुना से आपका 6 हो गया अनुपात। आप सी के देखते हैं कि सी जो आपका 4 महीने बाद शामिल हुआ 45 रुपये के साथ,
तो जो इसने 4500 रुपये लगाए आपके, वो लगाए इसने आपके 8 महीने के लिए, ठीक है। 12 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 8 महीने। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपका कट जाएगा, 2 जीरो कट गई तीनों की, ठीक है। अब दोस्तों काट देंगे हम 2 से, तो 2 से जाएगा आपका 6 बार, ये जाएगा आपका 3 बार, ये आपको जाएगा 4 बार, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। चाहो तो फ्री एक बार काट सकते हो इसको, 5 से काटते हैं इसको, ठीक है। 5 6 30, 6 बार गया आपका, 5 8 40, 8 बार गया, और 5 9 45, 9 बार गया आपका, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं, 36 हो गया आपका, अनुपात आपका 8 3 24 हो गया, और 9 चौका आपका 36 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम 6 से काट देंगे तो 6 के बाद 6 बार, और 6 चौक 24 आपका 36, ये आपका रिश्ता हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 6। फिर हम काट सकते हैं इसको, या तो यहीं काट देते हैं 12 से, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 3 अनुपात 2 अनुपात 3। ये दोस्तों आपका रेशियो आ गया 3 अनुपात 2 अनुपात 3। अब आगे क्या दे रखा आपका कि 1000 रुपये जो मुनाफा हुआ था उसको अब वो आपस में कैसे बांटेंगे। तो पहले निकालते हैं हम एक का हिस्सा, तो एक हिस्सा बराबर आपको हो जाएगा, देखिए एक कितना रेशियो आपको 3 है, तो 3 बटे टोटल कितना रेशियो आपका 3 2 5 3 8 है, ये टोटल आपका 8 है। तो 3 बटे आपका 8 हो गया, और गुणा कर देंगे हम 1000 की जो मुनाफा हुआ टोटल, ठीक है। तो 8 से काटेंगे जाएगा आपका 125 बार, और 125 दिया कितने होते हैं आपके 375 रुपये। तो यानी कि जो एक का हिस्सा आ गया वो आपका 375 रुपये आ गया। अब बात करें बी के हिस्से की, तो बी का रेशियो कितना आपका 2 है, तो 2 बटे 8 गुणा आपका 1000, ये कट जाएगा 125 बार, और 125 दूनी होता है आपका 250, यानी 250 रुपये। ये आपका बी का हिस्सा आ गया। अब निकाले हम सी का हिस्सा, तो या तो आप 1000 में से इन दोनों जोड़ के माइनस कर दो, या ऐसे निकाल लो आपका। तो 3 बटे टोटल कितना 8, सी कितना था 3, ठीक है, गुणा आपका 1000। तो देखिए जो पहले वाला था वो इसको मिलेगा, यानी कि 375 रुपये इसको मिलेगा सी को। तो तीनों का ये आपका हिस्सा आ गया, ठीक है। ए को मिलेंगे 375 रुपये, बी को मिलेंगे 250 रुपये, सी को मिलेंगे 375 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 5वां है, किसी परीक्षा में 40 उम्मीदवार गणित में तथा 30 अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% उम्मीदवार गणित और अंग्रेजी में फेल हुए, दोनों फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी आपके दोनों विषयों में पास हुए। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे आपका, पहले निकालते हैं हम गणित में जो फेल हुए, गणित में फेल कितने हुए आपके 40%। फिर आपका अंग्रेजी में फेल हुए, यानी कि अंग्रेजी में जो फेल हुए आपके वो कितने हुए 30%। अब देखेंगे हम दोनों में जो फेल हुए हैं, दोनों में फेल वो कितने हुए आपके 10%। तो दोस्तों यहां से हम निकाल लेंगे सभी में फेल, यानी कि ऑल फेल का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो 40% और 30%, ठीक है, इन दोनों जोड़ देंगे आपका 40 + 30, यानी कि जो गणित में फेल हुए हैं अंग्रेजी में फेल हुए हैं, ठीक है, इनको दोनों जोड़ देंगे। उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे आपका दोनों में फेल हुए, यानी कि माइनस के 10। तो कितना हो जाएगा 70 माइनस के 10 बराबर आपका 60%, यानी कि जो 60% बच्चे हैं वो आपके मतलब सभी में फेल हुए हैं, ठीक है, इन दोनों समय फेल हुए हैं। तो दोस्तों अगर बात करें यहां से हम निकालना हो सभी में पास, तो सभी में पास कैसे निकालेंगे आपका, टोटल कितना होता है आपका 100%, तो 100% में से आपका 60% माइनस कर देंगे, यानी कि 40% आपका सभी में पास विद्यार्थी आ गए, ठीक है, यानी दोनों विषय में जो पास हुए हैं वो आपके 40% हैं। और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम अपने घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय को 50% खर्च करता है, ठीक है, मासिक आय का आपका, और शेष में से 50% वो परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर खर्च करता है, और शेष 900 रुपये जो की राशि बचती है। तो राम की मासिक आय क्या होगी। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं कि राम अपना 100 रुपये थे राम के पास, ठीक है, उसमें से वो आपको 50% खर्च करता है किस पे, घरेलू सामान पर, यानी 50 रुपये खर्च करता है वो आपका घरेलू सामान पर, ठीक है। इसी क्रम में आपको चलना है। तो शेष कितना बचा उसके पास 50% बचा, यानी कि 50 रुपये उसके पास आपका शेष बच गया। अब उधर कह रहा है कि शेष में से 50% परिवहन खर्च करता है,
50 का 50% कितना हो जाएगा आपका 25, यानी कि 25% 25 रुपये खर्च करता है वो परिवहन पर। ठीक है, यहाँ तक सही है आपका। उसका दे रखा है वो आपका 25% खर्च करता है मनोरंजन पर, यानी कि 50 का 25% वो आपका मनोरंजन पर खर्च करता है। तो 50 का 25% कितना होगा आपका 50/4, यानी कि आपको हो जाएगा 12.5 रुपये। ये आपका मनोरंजन पर हो गया। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है आपका कि 10% खेलकूद में खर्च करता है, यानी 50 का 10%, यानी कि 5 रुपये वो आपका खेल पर खर्च करता है। तो दोस्तों यहाँ से निकालेंगे हम शेष। तो उसके पास शेष कितना बचा, तो शेष बराबर आपको हो जाएगा आय माइनस के सभी खर्च। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ 50% यहाँ घरेलू सामान खर्च कर दिया उसने अपना। आय कितनी थी 100 थी, तो 100 माइनस के आपका 50 प्लस के 25 प्लस के 12.5 और प्लस के आपका 5, तो आपका शेष निकल के आ जाएगा। चाहो तो आप यहीं से कर सकते हो। देखो 50 यहाँ खर्च कर दिया, 25 पे खर्च कर दिया, 25 और 12.5 37 और 5 42, कितना बचा आपका 7.5 बचा। ठीक है, यानी कि 7.5 रुपये उसके पास शेष बचे। और दोस्तों लेकिन किस क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपका कि शेष जो आप उसके पास 900 रुपये बचे हैं, तो ये वैल्यू 7.5 ना होकर आपकी 900 होगी। ठीक है, और 900 इसके कितने गुना है आपका 7.5 के, या अगर आप में 7.5 में 120 की गुणा करेंगे तो आपका 900 आएगा, यानी कि 7.5 रुपये खर्च करना करके उसने 900 रुपये खर्च किए हैं। तो इसका मतलब जो उसकी आय है वो आपकी इनकम वो आपकी 100 ना होके 100 के 120 गुना होगी, तो कितनी होगी आपकी 1200, यानी 12,000। ठीक है, यानी कि जो आपका ड्राम की जो मासिक आय थी वो आपकी 12,000 रुपये थी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आप इसको 900 में 7.5 से भाग दोगे तो आपका 120 आएगा। ठीक है, यानी कि 7.5 जो आपका 120 गुना है 900 से, यानी 900 आपका 7.5 का 120 गुना है। ठीक है, तो आय आपकी 100 ना होकर उसकी 120 गुना हो जाएगी, यानी कि 12,000 रुपये उसकी आय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको दोस्तों जहां भी आपका अंकित मूल्य और सीपी दे रखा हो, यानी क्रय मूल्य दे रखा हो, ठीक है, वहां का उसका रेशियो होता है। देखिए यहां से पहले निकालेंगे हम सीपी और आपका एमआरपी का रेशियो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सीपी जो निकलता है हमेशा आपका डिस्काउंट निकलेगा, तो 100 माइनस का डिस्काउंट जो होगा आपका सीपी होगा परसेंटेज। ठीक है, और जो आपका एमआरपी होगा वो होगा आपका 100 प्लस के आपके प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहां से निकालना आपको दे रखा 10% छूट देने के बावजूद, तो यानी छूट क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस के 10 अनुपात आपका 100 प्लस के प्रॉफिट कितना आपका 8% मुनाफा हो रहा है, प्लस के 8, तो कितना रेशियो आएगा आपका 90 अनुपात आपका 108। ठीक है, अब दोस्तों इसको काट देंगे हम। किससे काटेंगे, 18 से काटेंगे, तो 18 पंजे 90 और 18 से क्या आपका 108, यानी कि रेशियो आपका आ गया 5:6। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर दे रखा है इसमें यदि कोई छूट नहीं दी जाए, अगर दोस्तों कोई छूट नहीं दी जा रही है तो जो आपका एसपी होगा वो आपके एमआरपी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एमआरपी कितना दे रखा है 480, लेकिन यहाँ पे इसको हमको कोई मतलब नहीं है, यानी कि 6 जो आपका ये आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, और 5 हो जाएगा आपका सीपी। एसपी 6 क्यों हो जाएगा, क्यों बताया आपको, अगर आपको कोई छूट नहीं दी जाए, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका एसपी है वो आपके एमआरपी के बराबर होगा, ये आपका एमआरपी है 6। ठीक है, जैसे निकाला था भी आपने, तो यहाँ से परसेंट प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा आपका, अगर कोई वस्तु आपकी 5 रुपये की है, उसमें अगर उसको 6 में बेच रहा है तो आपको लाभ प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है आपका 6 माइनस के 5 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बटे आपका, और दोस्तों परसेंट जो प्रॉफिट निकलता है वो हमेशा आपका सीपी पे निकलता है, यानी कि बटे 5 कर देंगे, गुणा कर देंगे आपका 100, तो आपको जाएगा 1/5 गुणा आपका 100, यानी कि 20% जो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि किसी वस्तु को 232 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 252 रुपये में बेचने से लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक तरीका आपका ये है कि सीपी बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, जितनी हानि हो रही है उतना लाभ हो रहा है उसको जोड़ देंगे दोनों को, यानी कि 232
प्लस के 252, उसके बटे में कर देंगे आपका 2, तो सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको हो गया 484 बटे 2, यानी कि आपका आंसर आ गया 242 रुपये। ठीक है, जो सीपी आ गया वो आपका 242 रुपये आ गया। एक तो तरीका दोस्तों आपका ये है फर्स्ट मेथड। ठीक है, यहाँ इसको कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया तो आप उस मेथड से इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो टाइप 2 देखते हैं अब आपका कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए पहले यहाँ लिखते हैं आपका बीच में सीपी लिखते हैं। ठीक है, अगर आपकी हानि हो रही है तो उसको लिखेंगे हम बाएं साइड में, कितनी आपकी 232 रुपये बेचने में हानि होती है। ठीक है, 232 इधर लिख दिया हमने। आगे देखा आपका कि 252 बेचने पर लाभ होता है, तो 252 लिखेंगे हम आपका इधर। ठीक है, ये आपको हो गया। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में कितना अंतर है, 232 और 252 में, ये आपका 20 का अंतर है, इसको लिख देंगे हम यहाँ पर ऊपर। ठीक है, ये आपका 20 का अंतर हो गया। इधर आपकी हानि, इधर आपका लाभ। और दोस्तों ये रेशियो हमेशा आपका 1:1 में होगा। ठीक है, 1 आपका हानि का होगा, 1 आपका लाभ का होगा। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू कितनी 20 दे रखी है, यानी कि 1 + 1 की वैल्यू कितनी रखी है 20, 1 + 1 बराबर दे रखा है 20 के बराबर। तो 2 कितने के बराबर होगा आपका 20, और 1 कितने बराबर होगा आपका 10 के बराबर आपका 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको सीपी कैसे निकालेंगे आप, तो सीपी बराबर आपको हो जाएगा, या तो देखिए 232 में जो हानि वाला है इसमें आपका 10 ऐड कर दो। ठीक है, और या दूसरा तरीका क्या है आपका कि 252 में से आपका 10 माइनस कर दो। ठीक है, तो दे रखा आपका 10% का अगर लाभ हो रहा है उसको, तो वस्तु कितने रुपए की होगी आपकी 242 की होगी। ठीक है, आपको 242 आ गया, और ये भी आपका 242 आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपके आंसर हो गए। क्योंकि इससे देखो तरीके से फायदा क्या आपका, कहीं आगे देखा होगा आपका कि बेचने से उतनी हानि होती है जितना कि वस्तु बेचने से 252 बेचने से दुगना लाभ होता है। तो यहाँ पे आपका 2 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप इससे नहीं कर सकते इस तरीके से। तो आपको ये तरीका सॉल्व करना है, आसानी रहेगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज जो आपकी, उसी रकम को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80% अधिक है, तो आपको धन ज्ञात करना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कहीं भी दे नहीं रखा होगा साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उसको हम हमेशा साधारण ब्याज ही मानेंगे। तो पहले हम दर निकालेंगे। आपका दर कितना दे रखा है आपका 4%, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे दे रखा आपका 5% दे रखा दर, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तो दोस्तों अगर 1 वर्ष के लिए 4% है, 4 वर्ष के लिए कितना होगा आपको यहाँ पे दर 16% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 या 15%। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि 16 माइनस के 15, इन दोनों का अंतर दे रखा है आपका 16% माइनस के 15%, कितना दे रखा है आपका 80 रुपये दे रखा है। तो यानी कि 1% की वैल्यू दे रखी है आपकी 80 रुपये, और जो आपका धन होता है यानी मूलधन वो आपका 100% होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से 100% वैल्यू निकाल देंगे आपका, तो 100% कितना हो जाएगा आपका 80 में आपका 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि आपका 8,000 रुपये आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका मूलधन होता है वो हमेशा आपका 100% मानना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में स्वयं से 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 5 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है आपका कि n1 माइनस के 1 अपॉन n2 माइनस के 1 बराबर आपका t1 अपॉन t2। ठीक है, जो भी आपके 3 चीज दे रखी है इसमें से वो आप इसमें रख दीजिए इस फॉर्मूले में। तो जो आपके n1 कितना होगा आपका गुना है, कितना है आपका 3 गुना, तो 3 माइनस के 1 अपॉन में कितना हो गया आपका n2 क्या होगा वो 5 गुना होगा। ठीक है, जो आपका गुना गुनी हो वो आपका n1 n2 होगा, तो आपको हो जाएगा 5 माइनस के 1 बराबर t1 कितना आपका 15 दे रखा है, और हमको t2 निकालना है। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपके, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 2t2 बराबर हो गया आपका 5 में गया आपको 4, यानी कि 15 गुणा 4। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, आपका 2 बार गया, तो यहाँ से t2 आपका आ गया वो कितना आ गया 30 वर्ष। ठीक है, यानी कि वो आपके धनराशि जो आपके 30 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका कि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 122 रुपये, तो राशि ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों आपको दे रखा हो 3 वर्ष का अंतर दे रखा हो, ठीक है, SI और CI का अंतर दे रखा हो 3 वर्ष का, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा बराबर P गुणा
आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर गुणा आपका 300 प्लस के आर अपॉन आपका 100। इस फॉर्मूले में दोस्तों लगा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे पी क्या है, पी आपका मूलधन है और डेल्टा क्या आपका एस आई और सी आई का ये आपका अंतर है। ठीक है, आर आपकी दर है, इतना ही आपका। अगर दोस्तों 2 वर्ष के लिए दिया होता तो आपको इतना फॉर्मूला का यूज करना था, डेल्टा बराबर पी गुणा आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, और 3 वर्ष के लिए तो आपको इसको भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर रख दिए डेल्टा क्या आपका, यानी चक्रवृद्धि ब्याज सादा ब्याज के अंदर कितना 122, तो आपका 122 रुपये बराबर हो जाएगा आपका पी गुणा आर कितना आपका 5, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया और बटे आपका 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100 और गुणा आपका 300 प्लस आर कितना आपका 5%, तो ये आपका होगा 305। ठीक है, और बटे आपको हो जाएगा 305 बटे आपका 100। ठीक है, तो देखिए दोस्तों काटेंगे इसको, 25 से काट देंगे 100 को, 4 बार जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसकी हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी, तो आपको हो जाएगा पी बराबर 122 गुणा 100 गुणा आपका 4 और ये आपको इधर आ गया 305। तो देखिए दोस्तों 122 को काटेंगे आपका 61 से, तो 61 दुनिया आपको होता है 122 और 61 पंजे होता है आपका 305, ये आपका 5 बार कट गया। ठीक है, अब क्या बचा आपका, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब 5 से काटेंगे आपको 100 से 20 बार जाएगा, तो कितना हो गया आपका 20 चौक 80 दूनी 160, तो आपका 160 गुणा आपका 100 कितना हो गया आपका 16,000 आपका आंसर आ गया, यानी कि 16,000 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि 25,220 रुपये की राशि 3 बराबर वार्षिक किस्त में अदा करनी है, प्रत्येक किस्त की राशि बताइए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। तो दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन दे रखा हो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का किस्तों वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, इसमें 2 टाइप क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपका 2 वर्ष के लिए और एक आपको पूछ जाता है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन उठाइए। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपका किसी का क्यू है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 52 61 जो आपका अकेला ऐसा है जो कि आपका 21 का क्यू है। ठीक है, और किसी का क्यू आपका नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों 2 वर्ष के लिए होता तो हम इसको स्क्वायर देखते कि जो भी ऑप्शन में आपका स्क्वायर होगा किसी का वही आपका आंसर होगा। और दोस्तों अगर ऐसे आपके 2-3 ऑप्शन मिल जाए जो स्क्वायर हो तो हम इसको कैसे करेंगे बेसिक से देखिए। ठीक है, जो आपको दर दे रखी है 5%, इसका निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 5/100 कितना हो गया आपका 1/20। तो दोस्तों अगर देखिए आपको 20 रुपये तो आप किसी को ये मूलधन हो गया, आप किसी को दे रहे हो तो आपको 1 रुपये की ब्याज मिलेगी। ठीक है, तो ब्याज कितने हो गया आपके 21, टोटल कितना हो गया आपका 21 हो गया। तो ऐसा देखिए आप पहले वर्ष के लिए बात करें हम, तो मान लो किसी ने 20 रुपये दिए आपके, तो कितने हो जाएंगे आपके 21 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441, ये आपका कितना हो जाएगा। अब बात किया 3 वर्ष में चुकाना हो तो आपका 30 वर्ष के लिए, तो आपका 20 का क्यू कितना होगा आपका 8,000। ठीक है, और 21 का क्यू कितना होगा आपका 9,261। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी आपका आंसर नहीं आया, देखो क्या करना है आपको, इसमें दे रखा आपका कि प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है आपकी। ठीक है, बराबर वार्षिक किस्त में आपको अदा करना है। तो ये अगर वैल्यू 9261 है तो ये भी आपकी 9261 होनी चाहिए और ये भी आपकी 9261 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें, तो देखिए इसमें हम कर देंगे 21 की मल्टीप्लाई। अगर दोस्तों हम इसमें 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ भी 21 की मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ देखिए यहाँ हमको करना पड़ेगा 441 की मल्टीप्लाई, तभी तो आपको 9261 होगा ही। ठीक है, हमको तीनों बराबर करने हैं, तो इधर भी हमको 441 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया आपका 441 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा, यानी 441 दूनी कितना होते हैं आपका 882, तो आपको हो गया 8820। ठीक है, ये आपका 8820 हो गया। अब बात करें 40 में 400 में करेंगे 21 की, तो कितना हो जाएगा आपका 2184, ये आपका 8400 हो गया और ये आपका 8000 है। अब दोस्तों इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया 8820 8400 आपका 8000, तो 0 के 0 आपका। ठीक है, इधर आपका 2 हो गया, इधर कितना होगा आपका 4 8 4 12 हो गया आपका, 12 की 2। ठीक, कैरी कितना बचा आपका 1। चौथे में देखिए 8 8 16, 8 से 24 और 1 आपका 25।
ठीक है, यानी वैल्यू आपकी 25,220 आ गई। आप देखिए जो दे रखा है क्वेश्चन में 25,220 राशि, वो कितना दे रखा है आपका मूलधन, वो भी आपका 25,220 दे रखा है। ठीक है, यानी इसका 1 गुना है, बस ज़्यादा ही है, यानी इसके बराबर है। तो दोस्तों ये राशि आपकी 9261, ये भी आपके 9261 हो गई। ठीक है, और ये भी आपकी 9261 हो गई। तो इसमें क्या करेंगे हम, तीनों बराबर है तो किसी में आपका 1 की मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 9261 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और चाहो तो आप ऑप्शन जा सकते हो कि जो भी आपका क्यू हो वो आपका आंसर हो जाएगा, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो सॉल्व उसको। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि x + 1/x बराबर दे रखा है आपका a दे रखा है। ठीक है, और आगे दिया आपका कि x³ प्लस के x² प्लस के 1/x³ प्लस के 1/x² का मान क्या होगा, ये मान आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों ये आपके साथ दे रखा आपका, ये दे रखा x² प्लस के 1/x²। ठीक है, और प्लस आपका x³ प्लस के 1/x³, ये वैल्यू आपकी दे रखी है यहाँ पे, ये पूछा आपसे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देखें तो आप x² प्लस के 1/x² हो गया और x³ प्लस के 1/x³ हो गया, ये हमको निकालना है। तो दोस्तों जब मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था तो बताया था आपको कि जब भी आपका x + 1/x बराबर a दे रखा हो तो वहाँ से आपका x² प्लस के 1/x² कितना होता है, ये होता है आपका a² - 2। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, उसमें से -2 आपका माइनस कर देंगे, और निकालना हो आपका x³ प्लस के 1/x³, तो ये आपका होता है a³ - 3a। ठीक है, ये दोस्तों आपको निकल के आ गया। अब देखिए ये दोनों मान हमको निकालने थे, तो इन दोनों को आपका ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका a² - 2 प्लस के आपका a³ - 3a। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि a³ प्लस के a² - 3a और माइनस के आपके 2, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 11 पारियों में एक बल्लेबाज का निश्चित औसत है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है तथा उसका औसत जो आपका 5 रन घट जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक से, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका 11 मैचों के बाद 11 मैचों के बाद या मैचों तक रनों का औसत आपका तो कितना हो जाएगा आपका x मान लेते हैं। ठीक है, फिर निकालना हो 11 मैचों के बाद कुल रन निकालने हो तो क्या होते हैं हम, जो औसत गुणा आपका कुल मैच कर देते हैं, यानी 11 × x कितना हो जाएगा आपका 11x, यानी 11 के मैचों के बाद उसका कुल रन कितने थे 11x रन थे उसके। ठीक है, अब आगे देखा 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। ठीक है, तो आपका 12 मैचों के बाद कुल रन कितने हो गए उसके, तो 12 मैचों के बाद कुल रन हो गया आपके 11 मैचों के बाद कुल रन कितने थे आपके 11x, और प्लस इसमें 90 ऐड कर देंगे, यानी कि जो 12वीं पारी में आपको 90 रन बना रहा है, ये आपका इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ से निकालेंगे, देखिए 11 मैचों के बाद कितने थे 11x, 12 मैचों कितने थे आपके 11x प्लस 90। ठीक है, तो हम निकालेंगे 12 मैचों के बाद उसके औसत यहाँ से। अब ठीक है, उसका औसत कितना हो जाएगा आपको, जो प्रश्न दे रखा है आपका, तो 11x प्लस के 90, ये टोटल रन जो आपके 12 पारी बाद थे तो बटे से 12 कर देंगे, तो इस यहाँ से आपके 12 मैचों के बाद उसका औसत निकल जाएगा। और बराबर देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका कि जो उसका औसत है वो 5 रन घट जाता है जब वो 12 पारी में आपके 90 रन बनाता है, तो ये आपको हो जाएगा x - 5। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 12x - 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11x प्लस के 90 बराबर 12x माइनस के 60। तो दोस्तों 11 आपके इधर आ जाएगा, ये 60 आपके इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा x बराबर आपका हो गया 90 प्लस के 60 यानी कि 150। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों आपको 150 निकल के आया, ये जो आप 150 निकल के आया आपको, ये 11 पारी का औसत है, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी आपकी 11 पारी के बाद। और बात करें 12वीं पारी का उसका औसत क्या होगा, तो उसका औसत जो 5 रन घट जाता है, तो यानी कि 12 मैचों के बाद उसके पारियों के बाद उसका औसत बराबर आपको हो जाएगा x माइनस के 5 यानी कि 150 माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा आपको 145। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कहीं एक्स आंसर मत बताना, क्योंकि जो ऑप्शन में आपको 150 भी दिया होगा, आपको 145 भी दिया होगा। ये 150 निकला है आपको 11 मैचों के बाद
रनों का औसत निकला है। ठीक है, अब 12 मैचों का कितना औसत होगा आपका कि 150 माइनस के 5, क्योंकि यहाँ पे औसत जो उसका 5 रन कम हो जाता है यानी घट जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे रखा है आपका 7/5, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा का पूरे का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आपका 7/5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका 49/25। इधर दोस्तों करेंगे तो ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपका 49/25। अब देखिए दोस्तों इसका मान कितना होता है आपका 1 होता है इसका मान। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है आपका। तो ये आपको हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आपका ये 1 आपके इधर पहुंच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 49/25। अब माइनस के आपका 1 कितना हो गया आपका 49 माइनस के 25 यानी कि 24/25। अब देखिए दोस्तों 2 से आपको 24 को काट देंगे 12 बार, तो यहाँ से आपका साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया, ये आपका आ गया 12/25। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल से आप 10-15 सेकंड उसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि किसी बहुभुज के बाहरी कोण का मान दे रखा आपका 72 डिग्री, तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले दोस्तों यहाँ से निकालेंगे हम बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान। तो दोस्तों जो बहुभुज होता है आपका कि प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है नहीं बाहरी कोण जो होता है उसका मान कितना होता है आपका, वो होता है आपका 360 आपका एन क्या नंबर ऑफ भुजा। ठीक है, यानी कितनी भुजाएं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे रखा है 72, तो यहाँ पे रख देंगे। तो 72 बराबर आपका 360 आपका एन। तो 72 से काटेंगे 360 कितने हो जाएगा आपका 5 बार, तो एन बराबर कितना हो गया आपका 5, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ABCD कोई एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा आपका AB 4 सेंटीमीटर और कोण ABC 120 डिग्री दे रखा आपका, तो विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको इस तरह से दे रखा है, ये मानते हैं आपका समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है आपका। ठीक है, इसका आपका विकर्ण हो गया, ये आपकी भुजा A हो गई, ये आपकी B, ये आपकी C, ये आपकी D। ठीक है दोस्तों, ये आपका BD विकर्ण हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे A भी दे रखा आपका 4 सेंटीमीटर, ये 4 दे रखा आपका, तो दोस्तों ये भी आपका 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो आपकी बराबर होती हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कोण ABC यानी ये कोण दे रखा आपका पूरा 120। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो विकर्ण होता है वो कोण को समद्विभाजित करता है, तो ये 120 है तो आपका ये आपका 60 होगा। ठीक है, और ये भी आपका 60 होगा। और दोस्तों इसी तरह से आपका क्योंकि आपका समचतुर्भुज है तो विकर्ण आपके बराबर होंगे, ये भी आपका 60 होगा और ये भी आपका 60 होगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका 60 होगा, ये आपका 60 हो गया। ठीक है, ये 60 ये 60 आपका, तो ये आपका कितना बचा, ये भी 60 बचेगा आपका और ये भी आपका 60 बचेगा। तो दोस्तों ये देखिए तीनों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपका त्रिभुज बन गया एक तरह से ये वाला। अगर एक त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज जो होता है आपका कौन सा त्रिभुज होता है, वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है, इन तीनों कोण बराबर हो तो। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है समबाहु त्रिभुज की आपका कि तीनों कोण बराबर होते हैं एक तो आपके। ठीक है, और आपकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये आपकी 4 है, ये भी 4 है, तो आपकी ये भुजा भी आपकी 4 होगी यानी BD। तो यहां से आपका BD की लंबाई आपकी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आओ। कैसे देखिए, जब पूरा आपका 120 दे रखा है तो ये आपका 60 ये होगा, 60 आपका ये होगा। ठीक है, क्योंकि आपका समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण जो आपके बराबर कोण जो आपका बराबर होता है, यानी कि विकर्ण जो आपके कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो पता ही आपको 60 120 हो गया, तो ये भी आपका 60 हो जाएगा और ये भी आपका 60 हो जाएगा। अब देखिए ये 60 ये 60 ये 60 ये 60, तो टोटल कितना मान होता है आपका समचतुर्भुज का 360। ठीक है, तो ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, यानी कि ये दो आपके इसमें समबाहु त्रिभुज बन गए। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर होता है 60 60 60 हो गया।
तो उसकी भुजाएं भी तीनों बराबर होती हैं, यानी ये 4 है आपकी तो ये भी 4 होगी, 4 है ही है, और ये भी आपकी 4 होगी, यानी बी डी। तो ये बी डी जो आपका विकर्ण है, ठीक है, ए बी सी डी जो समचतुर्भुज है इसका ये आपका विकर्ण है, इसकी लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 में कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 38,808 घन सेंटीमीटर है। अगर आधार की त्रिज्या ऊंचाई के 3/4 हो तो आधार का व्यास आपका क्या होगा। ठीक है, तो अब बेलनाकार टंकी की धारिता जो दे रखी है, यानी कि आपका जो बेलन का आयतन दे रखा है, ठीक है, ये आपका बेलन का आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन बराबर आपको हो जाएगा बेलनाकार टंकी की धारिता, टंकी की धारिता कितना है आपका 38,808 घन सेंटीमीटर, ठीक है, यानी सेंटीमीटर क्यूब। अब मान लेते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है आपके, h मान लेते हैं, यानी कि बेलन की ऊंचाई बराबर h मान लेते हैं, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आपकी त्रिज्या मान लें r मान लेते हैं अभी, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका, कि त्रिज्या बराबर दे रखिए ऊंचाई के 3/4 है, तो यानी कि 3/4 और गुणा आपका h, तो ये आपकी r हो गई। अब दोस्तों बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कैसे निकालते हैं आपका, ठीक है, तो उस फॉर्मूला इसको फॉर्मूला को रख देंगे। तो जब बेलन का आयतन होता है आपका, तो v बराबर आपको होता है पाई r² h, और पाई का मान कितना होता है आपका, जब नहीं दिया हो तो 22/7 मानते हैं, r कितना आपका 3/4 h गुणा आपका 3/4 h, इतना हो गया आपका, और ऊंचाई कितनी आपकी h है, तो यहाँ से आपका मान रख देंगे, ठीक है। और v कितना दे रखा आपका 38,808, ये बराबर आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 9/16 हो गया आपका, तो 22/7 गुणा आपका 9/16 h3। तो दोस्तों h3 आपके इधर पहुंच जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा कि h3 बराबर आपको हो गया 38,808 गुणा आपका 7 गुणा 16 और बटे आपका 22 गुणा 9, ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो ये आपका आएगा 21,952, ठीक है। इसको सॉल्व को देख लेना, ये पूरा निकल के आएगा 21,952, और इसका निकालेंगे हम घनमूल, तो यहाँ से h कितना हो जाएगा आपका √ 21,952, तो ये आपको निकल के आएगा 28 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी हाइट है, यानी कि ऊंचाई जो आपकी 28 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे आपकी r, तो r बराबर आपकी हो जाएगी 3/4 गुणा आपका h कितना 28, 4 से काटेंगे आपका 7 बार, तो ये आपका आ गया 7 या 21 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या आपका आधार का व्यास पूछा है, और जब व्यास क्या होता है आपका, जो आपकी त्रिज्या होती है उसका दोगुना होता है, यानी 2 गुणा r, तो 2 गुणा 21 कितना हो गया आपका 42 सेंटीमीटर, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई को क्रमशः 20% में 15% से कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का जो आपका बदलाव होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, यहां से दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी या आपका वृद्धि, ठीक है, जब भी आपसे पूछे जाए तो ये बराबर आपको होता है a + b + के आपका AB/100, ठीक है। ये दोस्तों फॉर्मूला आपका बहुत काम आएगा परसेंटेज में भी, ठीक है, और यहाँ भी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में परसेंट कमी या वृद्धि बराबर आपको जाएगा a + b, ये आपका प्लस माइनस होगा, ठीक है, या याद रख सकते हो आपका a + b + AB/100। अगर दोस्तों यहाँ पे आपकी कमी दे रखी हो, ठीक है, तो उसका हम माइनस लेते हैं, अगर वृद्धि हो तो आपको उसमें प्लस लेते हैं, ठीक है। अगर आपका a का मान अगर पहले आप वृद्धि की जाए तो a आप प्लस लेंगे, और b में वृद्धि तो आपका दोनों प्लस लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका a की वैल्यू कितनी होगी आपकी, कि पहले 20% और 15% को कम कर दिया था, यानी कि a आपको हो जाएगा -20 और आपका b हो जाएगा आपका -15, तो इस फॉर्म में लगा देंगे आपका। तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि जो बराबर आपको हो जाएगी, a का मान कितना आपका -20, b कितना आपका -15, ठीक है, प्लस आपका a कितना -20 और गुणा आपका -15, और बटे में आपका हो जाएगा 100।
तो देखिए दोस्तों 20 पंजे 100, 5 बार कट गया आपका, 5 से काटेंगे 3 बार कट गया। अब देखिए माइनस के 1 और माइनस 3 कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा प्लस के, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 35, और प्लस के 3 आपका कितना हो गया आपका माइनस के 32। तो इसका मतलब दोस्तों अगर ये वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है तो कमी हो रही है, प्लस में आ रही है तो वृद्धि हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 32% की आपकी कमी होगी, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 32%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी वृद्धि दे रखी हो तो ए और बी की वैल्यू दोनों वृद्धि है आपकी तो प्लस में लेना है, दोनों कमी है तो आपको दोनों को माइनस में लेना है। ठीक है, एक कमी वृद्धि है तो आपका ये ध्यान रखना, जो आपका कमी है तो आपको माइनस में लेना चिन्ह, वृद्धि है तो आपको प्लस का चिन्ह लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि दो वर्गों के विकर्ण 2:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं जो आपके विकर्ण हैं, एक आपका 2x है, एक आपका 5x है, यानी 2x और 5x। तो दोस्तों वर्गों का जो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना आपको, तो दोस्तों जो आपको वर्गों का क्षेत्रफल होता है आपका वो बराबर होता है आपका 1/2 विकर्ण स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे तो उसका आधा जो होगा आपका वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 क्षेत्रफल दे रखे हैं, तो ये आपका क्षेत्रफल 1 में आपका क्षेत्रफल 2। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2 विकर्ण 1 का स्क्वायर और बटे में आपका 1/2 और विकर्ण 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/2 से आपका 1/2 कट गया, और विकर्ण 1 का कितना कितना था आपका 2x था, तो आपको जाएगा 2x का स्क्वायर और बटे में आपका कितना था विकर्ण 2 4x का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा आपका 4x स्क्वायर हो गया, और बटे में आपका 4 चौक 16x स्क्वायर। ये आपका कितना है 5 है, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 5x स्क्वायर, तो ये आपको जाएगा 25, यानी कि देखिए x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कट गया, तो क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 4/25 आ गया। ठीक है, यानी कि अनुपात कितना पूछा है, तो आपका क्षेत्रफल 1:क्षेत्रफल 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4:25। ठीक है, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक।